नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करेंगे आज सुबह की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशिया की नरम शुरुआत। जापान के बाजार में अब 122 अंकों की गिरावट, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी दे रहा एकदम सपाट संकेत। कल अमेरिकी बाजारों में फिर बैंकों की हुई पिटाई, लेकिन दिग्गज आईटी शेयरों में खरीदारी के दम पर नैस्डैक 1% से ज्यादा चढ़ा। महंगाई और ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर की चिंता से सोने में 2% से ज्यादा का उछाल। कॉमेक्स पर भाव $2000 के करीब पहुंचे। उधर कच्चे तेल में नरमी कायम। और भारतीय बाजारों में आज आईटी कंपनियों पर रहेगा पूरा फोकस। दूसरी तिमाही में एक्सेंचर के अच्छे नतीजे। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 9%। हालांकि कंपनी ने FY23 के रेवेन्यू गाइडेंस में की कटौती। साथ ही 19,000 कर्मचारियों की छटनी का भी किया ऐलान। और भारतीय बाजारों में आज का दिन आखिरी सत्र इस हफ्ते का, जहां पर हमने देखा है वैसे भी काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिले हैं। कल के सेशन में भी कुछ रिकवरी आई थी। 17,200 तक हम पहुंचे थे, लेकिन फाइनली वहां पर गाड़ी टिकी नहीं। और ऑफ कोर्स कल हमने देखा आखिरी 1.5 घंटे में जो बिकवाली आई वो लार्जली एक्सपायरी लेड थी। तो आज से हम उतर रहे हैं इस सीरीज के आखिरी हफ्ते में एक्सपायरी के लिहाज से 17,060 के लेवल्स पर। एसजीएक्स निफ्टी जहां पर हम छोड़ के गए थे 17,076, उसकी तुलना में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की कल भी आपको चाल याद होगी, 40,200 के लेवल्स पर ये आया था ऊपरी लेवल से, लेकिन वहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। और खास तौर से लास्ट आवर में हमने देखा ज्यादा कट्स, जो आप कहते हैं ना वर्टिकल डिक्लाइन, वो नजर आ रहा था। फाइनल क्लोज ऑफ कोर्स 39,600 के ऊपर ही देखने को मिला, लेकिन कल थोड़ी सी खतरे की घंटी एक बार फिर निफ्टी बैंक में बजती हुई दिखाई दी थी। तो आज के लिए स्थिति क्या है, आज के लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, उस पर डिटेल में होगी चर्चा। नीरज जी आपको बताएंगे कि ग्लोबल सेटअप क्या कह रहा है। वीरू से समझेंगे खास तौर से वो लेवल्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए आज ट्रेड के लिहाज से। और सुमित हमारी मदद करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को समझने के लिए। ये सब होगा आगे, लेकिन तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि कल जब हम भारतीय बाजार को छोड़कर जा रहे थे, जब हम क्लोज कर रहे थे, तब डाउ इशारा कर रहा था कि करीब करीब 62 पॉइंट की बढ़त देखने को मिलेगी, करीब 32,316 तक के लेवल्स। उसकी तुलना में अगर अब आंकड़ा देखें तो हल्का सा ही इजाफा देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की तरफ से इशारा था कि मजबूत खुलेंगे। 100 पॉइंट ऊपर था नैस्डैक का फ्यूचर, और हमने वही दरअसल प्ले आउट होते देखा है। कल अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक यानी कि आईटी लेड कंपनियों में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली। और अगर आप S&P 500 देखें तो 3980-88 के आसपास ही ट्रेड जाकर संभलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में अगर वो इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और नीरज जी इसको बताएंगे भी आपको डिटेल में कि एग्जैक्टली हुआ क्या। शाम को करीब 8:30-9 बजे करीब अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, जो आपको पीक दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां से ऊपरी लेवल्स पर दबाव आया। फाइनल क्लोज पॉजिटिव था, 75 अंकों की बढ़त। इससे बेहतर तो नैस्डैक का चार्ट देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा थ्रस्ट था तेजी का। अब ओवरनाइट हुआ क्या, और स्पेशली जो फेड की तरफ से बयान आए थे उससे जो एक्सूबरेंस बना था, फिर येलेन मैडम का बयान आया, वो सारी तेजी नाश होती हुई दिखाई दी। लेकिन कल थोड़ी सी तेजी के ट्रेंड्स देखने को मिले थे, और कल एक बार फिर एक और नया बयान आया है जेनेट येलेन की तरफ से। अब वो है क्या और उसे कैसे पढ़ना चाहिए, नीरज जी हमारे साथ है। नीरज जी, मुझे तो लगा था कि डाउ में अच्छी तेजी बनेगी, लगभग 300 पॉइंट ऊपर था इंट्राडे में, और उसके बाद फिर कूल ऑफ हुआ। तो कूल ऑफ के पीछे क्या कारण? आप सही कह रही, दिन के दौरान वो चार्ट भी दिखाएगा 300-400 पॉइंट ऊपर गया था, और एक माहौल बन रहा था कि सब कुछ डाइजेस्टेड है। लेकिन येलेन जी का जो बयान था वो कंफ्यूजिंग है। येलेन जी ने कल फिर ये कहा कि बैंकों की मदद के लिए हम कदम उठाएंगे, ठीक है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि पूरे देश के बैंकों को डिपॉजिट सेफ नहीं किया जा सकता, हम इंश्योर नहीं करेंगे। यस, तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, उससे कल बैंकों की धुनाई हो गई, और बहुत बुरी तरीके से कल सारे बैंक गिरे, छोटे बड़े सारे। इसलिए आप देखेंगे कि नैस्डैक में थोड़ी सी तेज़ी हुई है, लेकिन बाकी इंडेक्स अपने हाइज से कम से कम 1.5% नीचे गिरे हैं।
तो वो जो पूरा एक कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया, एक तो वो रीज़न था क्योंकि अब वो ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं रह गई, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट पे कोई बिलीव नहीं कर रहा कि एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ। मन क्यों बदल गया लेकिन? मन इसलिए बदल गया क्योंकि देखिए आप पूरे देश के डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि केवल 50% का इंश्योरेंस है अभी तक, और 17-18 ट्रिलियन डॉलर के डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे। एक एक बैंक में 200-300 बिलियन डॉलर के हैं, 875 बैंक है वहाँ पे। तो वो इम्पॉसिबल है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ बैंक रन चल रहा है उससे आप ये गारंटी ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो वो बेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए वो ले नहीं सकते गारंटी। तो ये जो कन्फ्यूज़न और ट्रस्ट है वो डेफिसिट हुआ, उसकी वजह से मार्केट गिरा। दूसरी फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ाई, नॉर्वे ने बैंक की बढ़ाई, और स्विट्जरलैंड ने बढ़ाई, जिसके यहाँ एक बैंक डूब गया उसने भी आधा % ब्याज दर बढ़ा दी। तो बैंक सेक्टर में ये दुनिया के बड़े ट्रेडर्स ने ये समझ लिया है कि ये सरकारें अपने उस एजेंडे पे काम कर रही हैं जो उनको इन्फ्लेशन नीचे लाना है, मनी कंट्रोल करना है, और इधर के सिस्टम को बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रही। तो रियलिटी चेक था, इसलिए बैंक कल नीचे आए बुरी तरीके से। अब बड़े से बड़े सारे बैंक आप देखेंगे तो काफ़ी गिरे हैं। दूसरा एक बात यहाँ मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ, गोल्ड कल $2000 को टच करके आया है, अभी भी मैं ख्याल में 1995 के आसपास ट्रेड करा होगा। टिपिकली जब गोल्ड ऊपर जाता है तो उसको माना जाता है कि ये इन्फ्लेशन का नेचुरल हेज है, इसलिए ऊपर जा रहा है। ब्याज दरें और बढ़ेंगी इसका इशारा है ये। अभी 25 बेसिस पॉइंट फेड ने बढ़ाया है और बढ़ाना पड़ेगा उसको, अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो गोल्ड और ऊपर जाएगा। तो इसलिए गोल्ड की जो $2000 तक की रैली देख रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी मार्केट रीड कर रहा है, बैंकर्स इसको रीड कर रहे हैं कि ये इशारा कर रहा है कि अभी ब्याज दरें बढ़ेंगी। तीसरा एक पॉइंट ये हुआ, जो नैस्डैक में कल तेज़ी बनी, या कंपेरेटिवली दिसंबर लो से 20% की रैली है नैस्डैक में। ये रैली बहुत जल्द आप देखेंगे फिजल आउट होगी, क्योंकि ये केवल कुछ 4-5 स्टॉक हैं जिनकी रैली, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप के स्टॉक्स हैं, और फेसबुक कल थोड़ा सा चला क्योंकि टिकटॉक पे बैन लगने की बात है, तो नेचुरल गेनर बने इसलिए हुआ। अदरवाइज ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है नैस्डैक में। तो ये भी देखिएगा किसी दिन आप, बहुत बुरी तरीके से नैस्डैक गिरने वाला है। तो नेट ये है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है, और बैंकिंग सेक्टर में खास तौर पे। इसीलिए आप देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड, आप हांगकांग देखिए, जापान देखिए, सब जगह गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अब सबको ये समझ में आ गया कि सरकारें कहें कुछ भी, लेकिन सच ये है कि सिस्टम से लिक्विडिटी इनको निकालनी है। तो ये डर है, इसीलिए कल मार्केट अपने हाई से टूट के गिरे। एक समय रेड में था पूरा यूएस मार्केट, मैं सुबह उठा तो मैंने देखा अच्छा ग्रीन में, चलो बच गया, अदरवाइज रेड में था पूरा, 500 पॉइंट नीचे आ गया था। तो जब लास्ट देखा था वो तेजी में था, तो मैंने बोला अच्छा भी सो जाते हैं। तो सुबह पूरा रेड में आ गया था। तो ये है, क्रूड भी आप देखिए चढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि क्रूड में भी ओपेक अपना अनुमान चेंज नहीं कर रहा है, बावजूद इसके कि डिमांड घट रही है। तो एक मतलब मंदी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी वैसे ही बनी हुई है, जैसे नेगेटिव टोन है। नेगेटिव टोन है, यस। आपने कहा क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, यस, लेकिन मुझे नहीं लगता वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आज भारतीय ट्रेडर्स में रहेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा डर था हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट का, वो तो देखिए भारत को तो छोड़ दिया, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, ये पीछे पड़ गए जैक डॉर्सी के। जैक डॉर्सी के, हाँ। तो एग्जैक्टली हुआ क्या वहां पे? जैक डॉर्सी की कंपनी है ब्लॉक नाम से, जो पेमेंट सिस्टम चलाती है। तो इन्होंने बताया कि मैं 2-3 साल से रिसर्च कर रहा था इनकी कंपनी के ऊपर, इसमें $1 बिलियन के फ्रॉड सामने निकल के आए हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट अपनी जारी की और नाम का खुलासा किया, हाँ। अपनी इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है वो रिपोर्ट, तो करीब 14% नीचे गया है ब्लॉक स्टॉक। और जैक डॉर्सी एकदम पैनिक में आ गए, उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। अरे 2-2 साल से रिसर्च करके डाल रहे हैं। पर ब्लॉग कब शुरू हुई थी? ब्लॉग इन्होंने पैरेलल शुरू की थी जब हाँ ये ट्विटर के साथ तभी इन्होंने शुरू की थी, फिर इसीलिए छोड़ के यहाँ से गए भी थे। और ट्विटर का स्टॉक तो बच गया, फिर ट्विटर बच गया, है ना। चलिए, तो हिंडनबर्ग को लेकर जो डर था कि पता नहीं किस भारतीय कॉर्पोरेट पर ये अब निशाना दूसरा साधेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ है। ये ब्लॉक जो जैक डॉर्सी, जो फॉर्मर फाउंडर रहे हैं इनफैक्ट ट्विटर के, उनकी कंपनी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिसर्च निकलती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट कल कई सारे डेटा पॉइंट्स निकल कर आए थे, जॉबलेस क्लेम का डेटा आया, लेकिन उससे ज़्यादा तो एक्सेंचर के नतीजे आए, और वहां पर हमने देखा है गाइडेंस में कटौती हुई है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार एक्सेंचर का स्टॉक मैं बता दूं 7% ऊपर था, छटनी की काफी सारी चीजें कही हैं, छटनी करेंगे, कॉस्ट कटिंग पर जोर है, और ऑफ कोर्स गाइडेंस कट हुआ है।
इसका पूरा आप देखेंगे इम्पैक्ट भारतीय आईटी पर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस बेसिस पर एक्सेंचर बनी है उसी तरह का कारोबार भारतीय आईटी कंपनियां ही करती हैं। तो वहां से क्यों लिया जाएगा कि हमारे लिए स्थिति और आउटलुक क्या बन रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, फटाफट से एक्सेंचर का एक अपडेट दीजिए, फिर मैं वीरू के पास जाऊंगी क्योंकि वो निफ्टी आईटी को भी उस लिहाज से देखेंगे। सिर्फ एक्सेंचर बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, एक्सेंचर के कल नंबर्स आए। नंबर्स में पहली चीज जो उन्होंने गाइडेंस पहले दी हुई थी लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के साथ कि इस क्वार्टर के कैसे नंबर रहेंगे, उसको उन्होंने मीट किया है। करीब करीब 6 से लेकर 10% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस दी थी और उसमें 9% के आसपास नंबर आया था, यानी कि ऑलमोस्ट अपनी रेंज के अपर एंड के आसपास आते हुए दिखाई पड़े। नंबर्स बेटर साइड पे आप इसे काउंट करके चल सकते हैं। Q2 में जो रेवेन्यू अनुमान है वो करीब $15.81 बिलियन के आसपास रहा है और ये $15.75 बिलियन का एक अनुमान अपर एंड पे लग रहा था, उसको एक्सीड करते हुए दिखाई पड़े हैं। FY23 के लिए हालांकि रेवेन्यू गाइडेंस को घटाया है, लेकिन उसके भी अपर एंड को इन्होंने घटाया है, लोअर एंड में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो करीब करीब 8 से 10% जो रेवेन्यू गाइडेंस पहले दे रखी थी उसको 8 से 11 जो दे रखी है उसमें 11 से घटा के 8 से 10 के आसपास इन्होंने अब कर दी है। रिकॉर्ड डील्स Q2 के अंदर इन्होंने क्रैक की हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग कि 19,000 कर्मचारियों की छटनी करेंगे। ओवरऑल 3 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन 19,000 उसमें से, तो अगर साइज कट होता है तो शायद वो मार्जिन लिहाज से तो सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़े इनके लिए, लेकिन वो डिमांड का एक आउटलुक दिखा रहा है कि डिमांड ब्लीक है, इसीलिए शायद इस तरह का छटनी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बात और कि स्ट्रेटेजी और कंसल्टिंग में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमे रहेगी, तो इन्फोसिस पे इसका इंपैक्ट आना चाहिए, लेकिन कल एडीआर तो शुरुआती कारोबार में 2% ऊपर था। लेट्स सी। तो देखते हैं अब किस तरह का रुझान। एक तरफ नैस्डैक में तेजी, दूसरी तरफ एक्सेंचर का दरअसल गाइडेंस काटना और ऑफ कोर्स कर्मचारियों की छटनी की भी बात। और ऑफ कोर्स वॉलमार्ट ने भी कहा है कि एक और राउंड स्पेशली उनके जो फुलफिलमेंट सेंटर्स है वहां पर भी जॉब ले ऑफ्स होते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है कर्मचारियों की छटनी का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, ना ही उस पर विराम लग रहा है दरअसल विदेशी बाजारों में। वीरू, गुड मॉर्निंग। पहले निफ्टी आईटी देखिए, क्या कंसिडरिंग ये बड़ा क्यों रहेगा? एक्सेंचर का गाइडेंस घटाना अच्छा संकेत नहीं है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए। बिल्कुल, देखिए हर्षदा गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। और कल भी हम डे लो की ट्रैजेक्टरी बंद हुए थे हर्षदा। 3 नवंबर के बाद निफ्टी आईटी अपने सबसे लोवेस्ट लेवल 28,000 के क्लस्टर बंद हुआ। ये एक प्रेशर पॉइंट यकीनन हो सकता है अगर ये 28 या फिर 27,900 या फिर 27,800 का क्लस्टर हर्षदा अगर एक बार वॉलेट हो जाए। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इस पूरे डाउनफॉल में निफ्टी आईटी के स्टॉक्स के वी हैव 2 बेसिस। हमारे पास 2 बेस हैं, एक है 27,800 28,000 जिसको शायद आज हम देखें, और दूसरा है इन केस दैट वॉलेट्स हर्षदा 27,800 वो क्लस्टर अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वॉलेट होता है तो आपका वो अगस्त सितंबर जुलाई का जोन खुल जाएगा और वो यहाँ से करीब करीब 1600-1700 पॉइंट नीचे है, वो आता है 26,150 26,200 के क्लस्टर में। तो यस, निफ्टी आईटी एक क्वार्टरली बेस को वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये आज ब्रीच होता है तो 26,150 का क्लस्टर हर्षदा खुल जाएगा। और वैसे भी याद रखिएगा, निफ्टी आईटी में कल मिड कैप आईटी में भी शॉर्ट था और दिग्गजों में इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा सब में काफी शॉर्ट बैठा हुआ है हर्षदा। जी हाँ, मंदी के ट्रेड्स बैठे हुए हैं। निफ्टी आईटी इनफैक्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है आज के ट्रेड का। वीरू, उस लिहाज से फिर निफ्टी के लिए क्या ट्रेड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? कल 17,200 तक पहुंचे लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए हैं। देखिए हर्षदा, डेटा कल 17,200 का ही था, उससे ऊपर का था भी नहीं। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमारी अप्रोच क्या थी सुबह सुबह? बाय अ कंट्रोल डिप अबाउट 17,020। सुबह बहुत शानदार डिप मिला 17,045 और मैंने कहा भी था कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये बाजार अभी 17,200 के ऊपर का है नहीं, क्योंकि वहां पे बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं। और वहां तक पहले 146 कटा, 177 आया और 205 मिला हमको, फिर वहां से हम सिंक हो गए। तो मेरे को कोई बुरी चीज नहीं लगी इसमें। और निफ्टी बैंक ने भी बिल्कुल ठीक किया। डिप था, हमारा फर्स्ट बेस था 39,710, वहीं आया और वहीं से पुल बैक और कहां गया 40,200। 40,200 क्या था? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं आज के स्टैट्स में। देखिए, एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा, आज से शुरू हो रहा है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 सेशन बहुत डिसाइसिव होंगे, क्रिटिकल होंगे और एक दिशा बड़ी पकड़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग चाहे लिक्विडेशन। एक बात मैं कह रहा हूं यहां पर, पहले इसको शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर से हर्षदा।
एफआईएस ने कल फिर कैश में सेलिंग करी और करीब करीब 900 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग करी, 995 करोड़ रुपए की, 1668 करोड़ रुपए का अगर आप देखें डीआईएस ने बाय किया। नेट कैश बाजार में करीब 600 करोड़ रुपए था, उसकी दिक्कत नहीं थी। बट एक चीज अच्छी थी हर्षदा कि एफआईएस ने कल इंडेक्स बहुत दिनों बाद बाय किया। दैट मीन्स पोस्ट 6 ऑफ मार्च पहली बार एफआईएस ने एक ऐसा सेशन था जब अपने इंडेक्स के शॉर्ट कवर किए, 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 8460 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, 6 ऑफ मार्च के बाद। प्लीज वो एक बार डायग्राम लेके आएंगे, आपको पहला एक अपटिक नजर आ रहा है इतने सेशन के बाद। ये देखिए, अब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है 1.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट। मेरी अप्रोच करेगी, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, ना शॉर्ट करने में परहेज कीजिए ना लॉन्ग करने में परहेज कीजिए। मैं तो ये कहता हूं, लेके आइए पिरामिड्स फर्स्ट सेशन के, मतलब ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट खुल रहा है आज से, उसके पिरामिड्स क्या कहते हैं, क्लस्टर क्या है। अभी भी 17, 100, 200, 300 पे कॉल राइटर्स बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, उनको कोई अगर आप देखें इशू नजर नहीं आ रहा। लेकिन 16, 900, 17,000 पे पुट राइटर्स भी खड़े हैं और पिछले 3 सेशन में एफआईएस ने पुट्स भी बेची थी। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, निफ्टी पर प्लीज लेके आइए। मैं तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक मेरा बेस 1 वॉलेट नहीं हो रहा है। मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा जैसे मैंने कल देखी थी। इट्स 17,020, बेस 1 प्लीज स्क्रीन पे लिखे आएगा, इट्स 17,020 और साथ ही साथ नीचे की तरफ 16,961। जब तक वॉलेट नहीं हो रहा, नो, कोई शॉर्टिंग का व्यू नहीं है। शॉर्ट तब करेंगे जब 15 मिनट 960 उनके नीचे सस्टेन करेंगे। इन दैट केस, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इट्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट और यहां पे स्विंग बड़े मिलेंगे, आप 866, 810 पे जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अबाउट 17,020 योर ट्रेड विल बी बाय द डिप्स। और एग्जिट जोन क्या रहेगा, मैं फिर कह रहा हूं 17,200 पे, 300 पे, 400 पे कॉल राइटर्स कंफर्टेबली बैठे हैं। इन एनी केस आपका एग्जिट पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस 1 है, इट्स 17,154 और 17,205। निफ्टी बैंक पे आते हैं। कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने प्रॉफिट बुकिंग देखी। एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये दे सकते हैं कि इट वाज एक्सपायरी डे और आप कहां पे आए, आपने पुट राइटर्स के क्लस्टर्स को छुआ। पिरामिड्स लेके आइए हर्षदा, आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है बड़ा कॉल राइटर 40,000 की स्ट्राइक पे बैठा है। सो इन एनी केस इफ यू पिक अप बाय ट्रेड 40,000, 40,123, 150, ये प्रॉफिट बुक का जोन रहेगा। मेरे को नहीं मालूम कि निफ्टी बैंक किस ट्रेजेक्टरी में खुलेगा, बट नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल बी वॉलेट 39,080। उससे पहले ओपनिंग के बाद दोनों बेस को जज करेंगे, बट अभी बाय ऑन डिप्स ही है निफ्टी बैंक पे और दोनों बेस कंसिडर करिए बाय करने के लिए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा 40,000, 40,150। एक डिसाइसिव मूव के लिए अ क्लोज अबव 40,150 रिक्वायर्ड है हर्षदा। ओके, क्लोज अबव 4150 रिक्वायर्ड है, देखते हैं वहां पर पहुंचता है या नहीं। आज क्लोज के लिहाज से कल तो ऑफ कोर्स हम फिसले थे और 39,600 को संभालने में ही लग गए थे। तो ये लेवल्स आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के अहम है, जो आपको वीरों ने क्लियरली शॉर्टलिस्ट करके दे दिए हैं। अब स्टॉक्स पर आते हैं। एक तो आईटी कंपनियां एक्सेंचर के नतीजों के लिहाज से फोकस में रहेंगी, लेकिन इसके अलावा बताइए सुमित, और क्या रेडार पर रहेगा आज? देखिए, आज कैंपस फुटवेयर, इसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। दरअसल सीएनबीसी आवाज ने आपको एक्सक्लूसिव अपडेट दिया है कि टीपीजी ग्लोबल आज अपना ब्लॉक में हिस्सा बेच सकता है। करीब करीब 7.62% के आसपास का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बेचने की बातचीत है। 800 करोड़ रुपए के आसपास का ये ब्लॉक होगा और 345 रुपए पर शेयर पर ये ब्लॉक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 7% डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील रहेगी। जेएम फाइनेंशियल्स के ब्रोकर्स हैं, तो कैंपस भी आज इन फोकस रहने वाला है। इसके अलावा वेदांता, क्योंकि कंपनी ने अपडेट दिया है कि इनकी 28 मार्च को एक बोर्ड बैठक है जिसमें ये डिविडेंड को लेकर फैसला ले सकते हैं। दरअसल वो हिंदुस्तान जिंक की तरफ से चौथा डिविडेंड आया, जिसके बाद अब वो डिविडेंड फर्दर ट्रिकल डाउन इफेक्ट में वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन करेगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सब तरह से उसे फर्दर पास ऑन किया जाता है तो 19 से 20 रुपए के आसपास का डिविडेंड वेदांता भी दे सकती है। तो इस लिहाज से आप वेदांता के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। वैसे भी कल काफी ज्यादा टूटा था उस न्यूज फ्लो से, उस एंटिसिपेशन में, और आज वापस शायद पुल बैक की उम्मीद यहाँ पर दिखा सकते हैं आप। इसके अलावा बीईएल और आरवीएनएल और एनबीसीसी, इन तीनों को एक साथ आप फोकस पर रखिए। पहले बीईएल, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के साथ 3700 करोड़ रुपए के 2 करार किए इन्होंने, और इस करार के तहत ये अरुद्र 129 DR 118 रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए
ये करार किया गया है। तो डिफेंस स्पेस में करार 3700 करोड़ रुपए के। आरवीएनएल को जहां गुजरात में 250 करोड़ रुपए के एक हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं और 6 लेन बनाने के लिए रोड ऑर्डर्स मिले हैं। और साथ साथ एनबीसीसी जहां पे नौरोजी नगर में डब्ल्यूटीसी के में 1.05 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कंपनी ने बेचा है। इनका पुराना प्रोजेक्ट है जहां पे फर्दर एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इस लिहाज से नजर रखेंगे। और लास्टली आप इंडिगो में जहां पे अपनी नई कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं, करीब 306 प्लेन्स कंपनी के पास है, जो कि FY24 तक ले आकर 350 करने की योजना कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान में बताई है। तो इंडिगो पर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। ये स्टॉक दरअसल आज रेडार पर रखेंगे। काफी सारी खबरें हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा और लगा फ्राइडे तक का न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लेकिन वैसा है नहीं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आज के बड़े इवेंट्स और साथ ही साथ कमोडिटी करेंसी मार्केट से आपको क्या संकेत लेना है उस पर भी बातचीत होगी। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। फटाफट से आपके लिए वो कमोडिटी करेंसी मार्केट वाली जब और तब की प्लेट लेकर आते हैं, जहां पर कल हमने सोना देखा था 1979 के आसपास जब हम भारतीय बाजार बंद कर रहे थे, 2000 के काफी करीब आ गया है। और कच्चा तेल जब हम मार्केट छोड़ के गए थे 76 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। वो 76 के भाव 75 के आसपास आ गए हैं और 1997 के आसपास इस समय गोल्ड फिर से 2000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से एक जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि चांदी में चमक बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वो मई के महीने के लिए चांदी फ्यूचर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट 70,800 का रहेगा, जहां पर आप स्टॉप लॉस 68,750 के आसपास लगाएं। चांदी एक बाय है। बेस मेटल्स में भी उनको लगता है कि आप तेजी ही करें। एल्यूमिनियम इनका पिक है। 206 के टारगेट के लिए मौका इन्होंने ढूंढा है तेजी का। 199.80 पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और कच्चे तेल पर भी इनकी जो राय है, यहाँ पर मंदी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम फिर से देख रहे हैं $75 के आसपास कच्चा तेल फिसलने लगा है। तो 5,770 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर करें शॉर्ट। 6,060 का दरअसल रहेगा स्टॉप लॉस। तो ये है फिलहाल आपके लिए कमोडिटी मार्केट का अपडेट। लेकिन आज का दिन याद रखिएगा बड़ा है, क्योंकि आज दरअसल कैबिनेट और CCEA की बैठक होने वाली है। तो वहां पर क्या निकल कर आएगा, इस पर लक्ष्मण रॉय की नजरें होंगी। कुछ बड़ा पकड़ में आता है तो ऑफ कोर्स अपडेट हम आपको अपफ्रंट देंगे जरूर। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर दरअसल बनारस में एक भाषण देने वाले हैं। ये एक खास तौर से टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी आपके लिए ऑफ कोर्स अपडेट रहेगा। याद रखिएगा टीबी को लेकर लगातार हमने एक आक्रामक स्टांस ले रखा था पिछले कई सालों में, और उसी को फोकस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अमेरिकी बाजार जब खुलेंगे तो जेम्स बुलार्ड जो फेड रिजर्व FOMC के एक मेंबर हैं, उनका भी बयान आने वाला है। तो कल जेनेट येलेन के बयान जो आए, उससे पहले ऑफ कोर्स जो जेरोम पावेल का बयान था FOMC की बैठक के बाद, जेम्स बुलार्ड साहब क्या कहते हैं उस पर भी दरअसल नजरें रहेंगी, और उसका ऑफ कोर्स हम विश्लेषण सोमवार को करेंगे। तो ये कुछ खास चीजें हैं। और फ्राइडे है तो एक मूवी भी आएगी, और ये कोविड के काल से जुड़ी हुई है। जब गहरा लॉकडाउन हुआ था तो किस तरह से लोग अपने घर जाने में अफरा तफरी में मचे थे, उसी पर बेस्ड है भीड़। आपको शायद मौका मिलेगा। राजकुमार राव की ये फिलहाल फिल्म है। क्या पता उस पर कुछ देखने का प्लान है आपका? आप तो जानती है मैं OTT वाला आदमी हूँ। जब उसमें आएगी तब देखूंगा। अच्छा, आपने वो देख ली पठान? मैंने 10-15 मिनट की देखी अभी, क्योंकि वो टाइम कम मिल रहा है। मैंने भी एग्जैक्टली आधे घंटे की देखी, आधे घंटे से भी कम की देखी। उसके आगे के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी मेरे को। पर मेरे को लगा ये अगर ना थिएटर में देख लेते तो ज्यादा मजा आता। तो मजबूरी में देख भी लेते। हाँ, नहीं मजबूरी नहीं, क्योंकि उसके डायलॉग्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरा ऐसे क्राउड चिल्लाता जब वो किरण की कॉपी करते हैं। वो वहां तक आप पहुंचे हो? हाँ, नहीं वहां तक नहीं पहुंचा। अच्छा, वो आप देखना। 15 मिनट तक मैं पहुंचा हूँ, बट उसमें कुछ ज्यादा ही मतलब एक्स्ट्रावेगेंट बना दिया है उसको। तो अगर आप टॉम क्रूज को वैसा देख सकते तो शाहरुख खान को कैसे नहीं? मेरे को शाहरुख खान अच्छे लग रहे थे उसमें। तो ठीक है, एनीवेज पठान ओवर द वीकेंड हम निपटाएंगे। और आज आपके लिए अगर नई फिल्म देखनी है तो भीड़
अच्छा, जॉन विक के फैंस के लिए जॉन विक 4 आ रही है, अब वो देख लेना थिएटर जॉन में विक का तो मैं जरूर जाके। देखूंगा। जॉन विक Yes. की वो वाली 4th वाली आ रही है, वो आज ही रिलीज होगी, तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सीधा सौदा पर फोकस रहेगा, किन ट्रेड्स पर आपने ध्यान देना है ये आपको नीरज जी बताएंगे और साथ ही साथ इनकी मदद करेंगे यतिन भी। ब्रेक के बाद तैयार रहिएगा।